ये जितने सिविल सर्वेंट्स की खुद को ख़त्म करने के केस हैं, इनको एज केस स्टडी पढ़ाया जाए। इसमें बड़े सबक हैं। किसी का वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब मिलेगा आपको, किसी का अज़दवाजी रिश्ता ख़राब मिलेगा, कोई अपने बॉस से जो प्रेशर मिल रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, किसी का आपको चैलेंज मिलेगा कि उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, किसी को कोई इल्लत मिली होगी। तो इस केस में भी बहुत सी लर्निंग है। ये काउंसलर की तरफ भी क्यों नहीं आते? एक मसला इनका होता है कि इनके मसले को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। दूसरा इनका इशू होता है ईगो। इनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ये सब के सब समझ रहे होते हैं कि जी हमें तो सारा कुछ पहले ही पता है, ये मेरा मसला कैसे हल कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान को भी हेल्प चाहिए होती है। मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने का जो साइन है ना, वो है कि किसी भी इमोशन में जाना और वापस ना आ पाना। लाइक वो गुस्से में गया और चले गया। आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया बिलाल पाशा के हवाले से, जो कि एक CSP ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर खामोश हो जाएंगे और इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर अवेयरनेस लेवल जो है हमारे माशरे में ऑलरेडी बहुत लो है और वो मज़ीद नीचे गिर सकता है। इसी वाक़े के बारे में आज बात करें कि ऐसा क्या है कि इंसान एक CSS करना, इतने बच्चे हमें मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जिनका ख्वाब होता है कि हम CSS करेंगे, फिर हम फ़लाँ फील्ड में जाएंगे, फिर हम ट्रेनिंग्स में जाएंगे, एक बेहतरीन मुस्तकबिल महसूस होता है आपको CSS के साथ। वालदैन की ख्वाहिशात जुड़ी होती हैं, वालदैन बहुत दिल से चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो ब्रिलियंट होता है अच्छा को CSS करे। एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन पाकिस्तान में और एक बड़ा ही डिज़ायरेबल प्रोफेशन कि अगर आप CSP ऑफिसर बनते हैं। ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या बिलाल पाशा का पेश आया? चलते हैं कासिम अली शाह साहब की जानिब, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम शो में बात करने जा रहे हैं बिलाल पाशा के इस वाक़े के हवाले से, और कुछ थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं कि क्या कहना चाहिए। जब मुझे वाक़या पता लगा तो मैं बाहर था, लेकिन मैंने फौरी तौर पे एक रिसर्च करना शुरू कर दी इस वाक़े के हवाले से। सबसे पहली जो चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो यही रिपोर्ट हो रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे कि ये एक सुसाइड है, और दूसरी जो चीज़ रिपोर्ट हो रही थी कि एक हार्ट अटैक हुआ और इनका इंतकाल हो गया। मैंने ये किया कि बिलाल के मैं फ़ेसबुक पेज पे चला गया, अकाउंट पे चला गया, और उसको मैंने एक रिसर्चर के तौर पे मैंने स्टडी करना शुरू किया, उसकी पोस्टों को, उसकी वीडियोस को, बेशुमार डाटा। जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो आप जानते हैं कि इस तरह के वाक़े के बाद उस शख्स की बेशुमार चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लोग शेयर करते हैं। लोग, एक स्टोरी थी जो बड़ी शानदार स्टोरी थी, वो इंडिया का एक एक्टर था इरफान का एक डायलॉग था कि जब हमारी बारी आती है तो मौत आ जाती है, समथिंग ना इस तरह का वो डायलॉग जो था। तो उस डायलॉग, उस जुमले के टाइटल से एक ब्लॉग बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें पूरे की पूरी इसकी कहानी बिलाल पाशा की लिखी हुई थी, और लोग उसको पढ़ रहे थे और बड़ा दुखी हो रहे थे। और कोई शक नहीं, दुख भी बड़ा हुआ कि इतना काबिल बच्चा और इतना एक कह लीजिए ब्रिलियंट बच्चा और इतनी स्ट्रगल करके ऊपर आने वाला बच्चा, वो बच्चा जो है वो उसके साथ इस तरह का एक सान्या, इस तरह का एक वाक़या होता है। अच्छा, मेरी जो ऑब्जर्वेशंस थी, पहली मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बिलाल की बॉडी लैंग्वेज में, उसके कंटेंट में, उसकी पोस्टों में, उसकी वीडियोस में एक डिप्रेशन फील होता। आप निकाल के देख लीजिए, जब भी कोई शख्स सिगरेट पीने की और स्टाइल से सिगरेट पीने की तस्वीरें बार बार पोस्ट कर रहा होता है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये स्टाइल कहीं ना कहीं जाहिर कर रहा होता है उसके अंदर एक माइल्ड डिप्रेशन चल रहा है। उसके साथ कोई ना कोई नफसियाती आर्जा ज़रूर है। मैं आपको वाज़ह करूँ, खुदा के लिए हम ये नफसियाती आर्ज़ों को, नफसियाती बीमारियों को टैबूज़ ना बनाएं। जुल्म ये है कि जब भी ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं लोग क्रिटिसाइज़ करने लग पड़ते हैं। अल्लाह के बंदो, कोई भी, वो मैं हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। दुनिया का मजबूत तरीन इंसान भी डिप्रेशन में या किसी जहनी आर्जे का शिकार वो हो सकता है, या कोई फेज़ ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर एक लीन पैच है और आप डिस्टर्ब हो गए। तो उन सारी पोस्टों से, उन वीडियो से, उस सब चीज़ों को जब मैंने स्टडी किया तो ये बात बड़ी वाज़िया थी कि वो किसी एक बड़े डिप्रेशन को फेस कर रहा है। फिर जब मैंने ब्लॉग पढ़ा जो लिखा गया था और वीडियोस देखी, और जो आज के पॉडकास्ट से पहले बेशुमार लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई वो सुनना शुरू की, तो मुझे पता लगा वाकई वो शदीद स्ट्रेस को फेस कर रहा था। और ये स्ट्रेस जो थी वो जॉब की स्ट्रेस थी, काम की स्ट्रेस थी। बिलखसूस ये जो हमारी सोसाइटी में एक दिखावा है नीली बत्ती का और सिविल सर्वेंट के होने का, ये एक इंतहाई भयानक किस्म का एक प्रोसेस है जी। बंदा देख के जाता है
जो चमकने वाली चीज़ है उसकी तरफ, और जब वहाँ पहुँचता है उसको अचीव कर लेता है तो पता लगता है कि वहाँ के हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़ी दुनिया ऐसी है जो CSS करना चाहती है, मुकाबले का इम्तिहान पास करना चाहती है, उसमें अथॉरिटी है, उसमें पावर है, उसमें डिलीवर करने का मौका बहुत अच्छा है। और यकीनी बात है, लोग आइडलाइज करते हैं कि जी समवन जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, DMG है, ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है। बिलाल पाशा का जो कॉमन था 47th कॉमन था। बताता चलूँ कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं इनके कॉमन्स हैं, फर्स्ट कॉमन से शुरू करके ये अब तक को 50 क्रॉस कर चुके हैं, और 47th कॉमन था। फर्स्ट कॉमन से पीछे प्री कॉमनर्स वाले भी लोग हैं, और ये हर साल एक बैच पास आउट होता है, कई सालों में 2 भी हुए, जिसमें मुकाबले का इम्तिहान पास किया जाता है। बताता चलूँ कि हज़ारों लोग अटैम्प्ट करते हैं। अब तो रिटन तक पहुंचने के लिए भी कोई टेस्ट बना दिए गए हैं, पहले उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर रिटन आप क्लियर करते हैं, बहुत सा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके होते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आप जो आपको कोई ना कोई एलोकेशन आपकी होती है, वो कस्टम की है, DMG ऑफिसर हैं, FBR में है, या फिर आप कह लीजिए बिलाल की तरह आप सर्व कर रहे होते हैं मिलिट्री अकाउंट्स को या किसी ना किसी सीट को। अब ये सारा सफ़र जो होता है, इतनी मेहनत का सफ़र, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इस मकाम को पाने के बाद, हम ये समझते हैं कि जब भी कोई अचीव कर जाता है, यानी CSS कर जाता है, तो वो तमाम गलतियों से मुबर्रा हो चुका होता है, वो इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बन चुका होता है। और बल्कि क्योंकि सुपीरियर सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज जो हैं बेसिकली वो CSS एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जिससे एक सुपीरियर सर्विसेज का इस्तिलाह बनती है, तो लगता है कि जैसे वो उस मकाम पे पहुंच चुका होता है जहाँ पर तो मसला ही नहीं होता, जहाँ पर तो सारी अथॉरिटी पावर होती है और बंदे का IQ वो सोक्रेटिस के लेवल पे पहुंच चुका होता है। हमें ये मानना चाहिए, जानना चाहिए, कोई भी शख्स है वो बीमार हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जिस तरह आपको फिजिकल को प्रॉब्लम होती है, पेट ख़राब होता है, दिल का मसला हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकते हैं, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, खांसी लग सकती है, इसी तरह आपके अंदर कई तरह की नफ्सियाती उलझनें होती हैं, उनको आपने हल नहीं किया होता। हम लोग जो ये सारे स्ट्रगल करके ग्रो करके ऊपर आते हैं, हम लोगों की जो फर्स्ट आइडेंटिटी और फर्स्ट पर्सनैलिटी होती है, बाज़ वक़्त वही हर्डल होती है हमारी ग्रोथ में, वो जो पहली पहचान होती है और वो जो शुरू की हमने हमारी शख्सियत बनी होती है, वही फुल स्टॉप बन जाती है बाज़ वक़्त। तो ये पूरी डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। इस केस में आपको बता दूं कि जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मेरी टीम ने सारा काम किया और हमने निकाले उस दिन से, वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले बिलाल का ताल्लुक जो था वो जनूबी पंजाब से था, एक पसमानदा इलाका जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते थे, और वालिद इनके एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। ये वीडियो सबसे पहले इनकी जो वायरल हुई थी किसी ज़माने में, वो वालिद के साथ हुई थी कि मेरा वालिद जो है ये मैं स्ट्रगल करके, इससे पहले मैंने ये इम्तिहान क्वालिफाई किए, कई तरह की जॉब्स गवर्नमेंट की वो कर चुका था, कई तरह के इम्तिहान वो पास करके उन जॉब्स पे था, और मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद CSS करने के बाद वालिद के साथ इसने बड़े प्राइड के साथ एक वीडियो बनाई थी जो कभी वायरल हुई। उसके बाद जो माली हालात अच्छे नहीं थे शुरू से ही, तो ये मतलब बेसिक जो एजुकेशन थी वो मस्जिद में जो मकतब था उसमें इन्होंने मुकम्मल की। 6ठी जमात तक ABC पढ़ना। स्कूल आज भी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं गांव में, वहाँ पर बड़ी बड़ी देर से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और पहले तो ये था ही नहीं, इंग्लिश होती लेट क्लास में शुरू होती थी। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए एमरसन कॉलेज ये चले गए, और बैचलर जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इन्होंने किया। अपनी तमाम तर यूनिवर्सिटी के अखराजात को पूरा करने के लिए इन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाई। ये स्ट्रगल स्टोरी बड़े लोगों से मिलती है, हम लोग भी ट्यूशन्स पढ़ा के यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। उसके बाद बिलाल ने पहली जो जॉब की वो एक प्राइवेट जॉब थी। फिर वालिद की ख्वाहिश पे इन्होंने गवर्नमेंट एक सर्विस शुरू की। गवर्नमेंट सर्विस के बाद ये पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए, ये भी इनकी एक जॉब थी। बाद सरकारी मुख्तलिफ जो 16वें 17वें ग्रेड की स्किल्स की जॉब थी वो करते रहे। 2018 में इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और उसके बाद सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया। लास्ट जो इनकी असाइनमेंट थी वो KPK में गालिबन बन्नू में ये जॉब कर रहे थे, एज सिविल सर्वेंट सर्व कर रहे थे। और इनकी वो जो सोशल मीडिया की पोस्टें वो कई जगह शेयर हुई कि ये कह रहे थे कि मैं मतलब नहीं करना चाहता जॉब, और मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ और मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, और ये सब एक फेक दुनिया। ये इससे सिमिलर सिचुएशंस पहले भी अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं तो आपको याद होगा कि ये सारे इशारे निशानियाँ आने लग पड़ती हैं। मैं क्योंकि मुल्क से बाहर था, और मैंने जो पॉडकास्ट किया था खुदकुशी के हवाले से, उसको मेरी टीम ने फिर अमेंड करके अपलोड कर दिया ताकि उसके जो 10 पॉइंट्स हैं वो सब के सब सुन लें। और इसमें भी लिंक दिया हुआ है, इस वक्त डिस्क्रिप्शन में वो दिखाया भी जा रहा है, उसको ज़रूर सुनिए आप। तो ये सारे हकायक से कुछ बड़ी बड़ी बातें पता लगती हैं। अब इस सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बिलाल सोशल मीडिया पर मौजूद था। वो भी बता चलूँ कि फेसबुक पे लर्न विद बिलाल पाशा 150K फॉलोअर्स थे उनके,
और इंस्टाग्राम पे 42,000 फॉलोअर्स थे, और इसके साथ कह लीजिए कि बाकी भी वो सब प्लेटफॉर्म से मौजूद था। CSS की तैयारी भी वो करवाते थे। 27 नवंबर तक वो सर्व कर रहे थे एज CEO कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे, और हार्ट अटैक हुआ, ये भी रिपोर्ट हो रहा है, सुसाइड हुई। लेकिन ये डिप्रेशन जो था ये कंफर्म था। शादी जो रिकॉर्ड में आ रहा है वो नहीं है। आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ हकायक ये हैं, हर साल 17 जो हैं % सिविल सर्वेंट हर साल रिज़ाइन कर देते हैं, जॉब करने से इनकार करते हैं। इंतहाई स्ट्रेसफुल जॉब है, दिखने में कुछ और है, असल में इंतहाई स्ट्रेस है। तो ये सारे हकायक हमारे सामने आए। अब बरीरा, ये एक बात तो सब सुनने वालों को, समझने वालों को, गौर करने वालों को समझ लेनी चाहिए कि खुद को ख़त्म करना, खुदकुशी, डिप्रेशन, इसका कोई ताल्लुक आपकी एजुकेशन के साथ नहीं है, स्टेटस के साथ नहीं है, पोजीशन के साथ नहीं है, डिग्रीज के साथ नहीं है। आपकी आला से आला डिग्री आपने दुनिया की इसी यूनिवर्सिटी से ली है, तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। इससे पहले आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का वाकया, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की थी। उस सुसाइड से चंद दिन पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई, चंद दिन पहले। सुहेल टिपू नाम था उनका। अब वो सिविल सर्वेंट थे, DMG ऑफिसर थे, अच्छी जगह सर्व करते रहे। एक डिग्री उनकी ऑस्ट्रेलिया से थी। नेकोकारा साहब पुलिस ऑफिसर थे, उनकी सुसाइड थी। आप अगर उस केस को भी जाके पढ़ें तो आपको बड़ा कुछ पता लगता है। अब होता क्या, हमारे यहाँ इन सारे केसेस को कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। मुझे याद है कि 46th कॉमन मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ सिविल सर्विस अकेडमी में, तो मैंने वहाँ पर ये आइडिया रिकमेंड किया। कहीं उधर जो हमारे सीनियर्स थे, ऑफिसर्स जो उस इदारे में सर्व कर रहे थे, कि खुदा के लिए ये जितने सिविल सर्वेंट्स की खुद को ख़त्म करने के केस हैं, इनको एज केस स्टडी पढ़ाया जाए, ताकि नए ऑफिसर्स के लिए लर्निंग हो। और इसमें बड़े सबक हैं। किसी का वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब मिलेगा आपको, किसी का अज़दवाजी रिश्ता ख़राब मिलेगा, किसी का भी रिलेशन बन नहीं पाया, वो किसी कह लीजिए कि एक माइल्ड डिप्रेशन को फेस कर रहा है, कि कोई अपने बॉस से जो प्रेशर मिल रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, किसी का आपको चैलेंज मिलेगा कि उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, किसी को कोई इल्लत मिली होगी, किसी का कह लीजिए कि एक अपने घर वालों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तो ये इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मेरा ख्याल है कि हमें एज केस स्टडी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, माशरे को आगे लेकर जाने वाले, डिलीवर करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। लाखों में कोई एक बच्चा जो है वो CSS करके, क्वालिफाई करके सीट पे पहुंचता है। तो इस केस में भी बहुत सी लर्निंग है, अगर सीखा जाए, समझा जाए, तो बहुत कुछ इससे सीखा जा सकता है। अच्छा, एक मेरे जहन में ये सवाल भी आता है। मैं सोचती हूँ कि एक बच्चा जो कि इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद CSS करना कोई ऑब्वियसली आसान काम नहीं है, इतनी पढ़ाई, इतनी मोटिवेशन लेवल होता है। और मेरा ख्याल है जिस इंसान के अंदर इस लेवल का मोटिवेशन या एम्बिशियस जो इंसान होता है, उसमें डिप्रेशन के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। एक ये भी तो एलिमेंट है कि आप में एम्बिशन है। लेकिन ऐसा भी तो कासिम साहब हो सकता है ना कि सडनली ये जो CSP ऑफिसर्स के इतने हमारे पास केसेस इस तरह के खुद को ख़त्म करने के आए हैं कि कुछ ज़िंदगी में अचानक से हालात, जॉब इन्वायरमेंट में ऐसे अचानक से पैदा हुए हों, यानी कि परमानेंटली उसकी लाइफ ऐसी ना हो, सडनली कुछ ऐसा हुआ हो जिसको उसने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लिया हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब ज़िंदगी मुश्किलात तो डेफिनेटली हर शख्स को आती, किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं है। लेकिन एक जो शख्स अपने बैलेंस ऑफ इमोशंस जिसके अंदर है, वो तो अपने उस मुश्किल टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से गुजार लेता है। या आइदर यू कैन गो टू अ काउंसलर, यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन डिस्कस, यू कैन गेट सम सजेशंस, आइडियाज़ रिगार्डिंग दैट। लेकिन जब इंसान ने आपको अकेला कर लेता है और वो उसके अंदर ही अंदर घुलता रहता है, खुद ही सोचता रहता है, कभी एक डिसीजन, कभी दूसरा डिसीजन, और आपको लग रहा होता है कि नोबडी इज़ देयर टू हेल्प मी आउट। मेरे ख्याल है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। शायद उनके साथ ऐसा ही हुआ क्योंकि ही वाज अ ब्रिलियंट पर्सन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये देखें कि जो डिप्रेशन है ना, ज़हीन लोगों को ज़्यादा उसका सामना, एक बात वाज़ेह कर दूँ। दूसरी बात ये है कि जो इंसान है, इंसान को समझने के लिए बेसिक एक थ्योरी समझ लीजिए। इस पे वैसे हम बाकायदा इंटीमेसीज पे पूरा एक लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक थ्योरी समझ लीजिए। हमारी जो बीइंग है, सेल्फ है, वो 4 हिस्सों में तकसीम है। हमारी एक जो बीइंग है वो बॉडी है, यानी हमारी मटेरियल साइड है, जो जिस्म है, जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। ये बीमार भी होता है, इसको थकावट भी होती है, इसको नींद भी चाहिए, इसको अच्छी खुराक चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसको एक जो वेलनेस है, बॉडी वेलनेस है, उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है। हमारी जो दूसरी ज़ात है वो हमारा माइंड है, ये हमारा एक इंटेलेक्ट है, ये हमारे इंटेलेक्ट सेल्फ है, आप कह लें। ये माइंड की एक ज़ात है पूरी, हमारे अंदर माइंड की एक पूरी दुनिया है। इसका हेल्दी होना एक अलग से चैप्टर है, इसका रेगुलेट होना, इसका मैनेज इंटेलेक्चुअली साउंड होना, इसका ज़िंदगी के तहमीने अंदाज़े अच्छे से लगाना,
कैलकुलेट करना, ज़िंदगी को समझना, किसी सिचुएशन को समझना, किसी क्राइसिस को समझना, किसी शख्स को समझना, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ। तीसरी जो सेल्फ है वो इमोशनल सेल्फ है। अच्छा, यहाँ आके ना मसले शुरू हो जाते हैं सेकंड और थर्ड में ज़्यादा होते हैं लोगों के, वहाँ से सेकंड भी ख़राब हो जाता है। ये जो इमोशनल सेल्फ है, इसको लास्ट टाइम हमने इमोशनल रेगुलेशन का, रेगुलेटरी बॉडी का नाम दिया था। इमोशंस को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इमोशंस की कई टाइप्स हैं। अच्छा, इमोशंस, फ़र्ज़ करें कि मेरे अंदर कोई एक इमोशनल स्टेट है, मैं उसको खुद ही ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। समटाइम हमें अपनी इमोशनल स्टेट को समझने के लिए कोई और चाहिए होता है। जैसे अपने आप को देखने के लिए आईना चाहिए, जैसे अपना बुखार चेक करने के लिए आपको अपना बुखार हिद्दत नहीं फील हो रही थी, थर्मामीटर बताता है, या कोई आपके माथे पे हाथ रख के बताता है कि आपको बुखार है। इसी तरह आपकी इमोशंस कई लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि वो जेलसी होती है उनकी, वो ऐसे ऐसे खूबसूरत नाम लेती है, उस शक्लें बना लेती है जेलसी, क्योंकि इंसान ना अपने आप को अपनी नज़रों में कभी नहीं गिराना चाहता। अपना जो फ्रेम है ना अपनी ज़ात में, वो बड़ा अच्छा सा चोकटा बन के उसके अंदर हमने अपने आप को फ्रेम किया होता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ और मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है। हमारे इमोशंस में नफ़रत हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारे इमोशंस में हमें समटाइम लव नहीं समझ आ रहा होता। लव के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक अब देखें ना कि अगर माँ बच्चा पास खड़े और सामने से कोई चीज़ आ रही जो बच्चे को हिट करने लगी और माँ धक्का दे देती है, तो दिखने में लग रहा है कि ये गुस्से का एक्सप्रेशन है, लेकिन ये लव का एक्सप्रेशन है। अगर कोई फ़र्ज़ करें एक बीवी अपने खामद से प्यार करती है और वो शदीद पॉजेसिव है और वो कहती है कि जी मैं शेयर नहीं कर सकती, तो वो लग ये रहा है कि वो गुस्से में है, वो लग रहा है कि आप वहाँ क्यों गए थे, आप उसे क्यों मिले, लेकिन दरअसल उसका लव का एक्सप्रेशन है। ये बड़ी अच्छी बात कह दी है। लव के एक्सप्रेशन का, लव का ये एक्सप्रेशन की बेहतरीन शायद शक्ल है, उसके लिए पॉजेसिवनेस उसकी शक्ल है। अच्छा, किसी के लिए लव का एक्सप्रेशन जो है वो रिस्पेक्ट की शक्ल में है, किसी के लिए लव का एक्सप्रेशन जो है वो पॉजेसिवनेस है, किसी के लिए लव जो है वो कम्प्लीमेंट करना है, किसी के लिए लव जो है वो बड़ी मटीरियल लस्ट वाली फीलिंग है। अब मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड, तो हमारा इमोशनल रेगुलेटर ख़राब हुआ होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब इसके कम्बिनेशन में मैंने कहा था ज़्यादा मसले हैं, मेंटल और इमोशनल बीइंग, इसके अमलगम से, इसके मिलने से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। होता कि कई लोगों को डिप्रेशन होता है, अब वो गुमसुम रहते हैं, वो उसको नाम कई तरह के देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये मैं क्योंकि एक लिटरेरी पर्सन हूँ, मैं शायर हूँ, मैं अदीब हूँ, तो मेरी एक रूहानी कैफियत है, ये मेरे पे वारद नहीं। उन्हें नहीं पता उतने दवाई की ज़रूरत है, वो बजाय इलाज करवाने के उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये मेरी एक क्रिएटिव फेज़ है। अच्छा, कई लोग इसको बाकायदा रूहानियत समझ बैठते हैं, वो उसको बस तो कुशाद और क्या क्या नाम देते हैं, वो टिपिकल किस्म के नाम देते हैं, हालांकि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको इलाज करवाना चाहिए। कई लोग, उन्हें नहीं पता होता उनके बायपोलर है पर्सनैलिटी, वो एक पर्सनैलिटी जो है वो इंतहाई खुश होगी, दूसरी पर्सनैलिटी इंतहाई गमगीन होगी। अब हम मेंटल हेल्थ को, क्योंकि आपका मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, इसे बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, एक मैं आपको और निशानी बताता हूँ। जो बंदा जल्दी चढ़ जाता है ना, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, जल्दी चिढ़ जाना, यानी स्टिमुलस जो एनवायरनमेंट में उसको फौरन से रिस्पॉन्स। गांव में हम होते थे तो गांव में एक बाबा होता था जिसको जैसे ही, उस बाबे का कोई निक नेम रखा हुआ था, बाबा XYZ चलें कह देते, उसको जैसे ही कोई दूर से बाबा XYZ कहता था ना, तो वो गंदी गंदी गाली निकालना पड़ता था। यानी वो बटन था, कोई प्रेस कर दे। और ये हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनका सिर्फ बटन प्रेस करने की देर है और दे आर रेडी टू फाइट। वो एकदम से अपना जो पर्सोना उन्होंने बनाया हुआ है और पर्सनालिटी बनाई हुई है, बड़े डिसेंट से बने हुए, सब कुछ उतार के फेंकेंगे और घटिया हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने का जो साइन है ना, वो है कि किसी भी इमोशन में जाना और वापस ना आ पाना। अपने पे कंट्रोल। फर्ज करें नेगेटिव इमोशन, मैं नेगेटिव से समझाना चाहूँगा, लाइक वो गुस्से में गया है और चले ही गया, अब उसको वापस आने, वो वहाँ पहुँच गया है जहाँ पर उसने कुछ एक्ट कर दिया, गाली निकाल दी है, कुछ बर्तन तोड़ दिए, फिजिकल हो गया, कि बाद में वो गुस्सा शिफ्ट होके एक नए इमोशन में गया, वो गिल्ट था। अब वो गिल्ट ईगो के साथ लड़ने लग पड़ा। अब वो माजरत करना चाह रहा है, लेकिन उसको ईगो कह रही है कि नहीं, यू आर जस्टिफाइड, तुमने बिल्कुल सही किया, ऐसे ही करना चाहिए था। वो कश्मकश अंदर शुरू हो गई है। अब वो क्या होगा कि वो ना माफी मांगेगा, उसको जस्टिफाई करेगा अपनी गलती को, और इंप्रूव नहीं कर सकेगा, और दूसरों के ऊपर डालता है। वो कहेगा नहीं असल में तो मेरी वजह से, वो कहेगा मेरा नहीं अंदर मसला, तुम्हारे साथ मसला है, हालांकि उसके अपने साथ मसला है, उस बाबा XYZ की तरह। अच्छा, जो भी अनहेल्दी होता है वो किसी भी स्टेट में जाता है, उससे बाहर नहीं आ पाता,
और फर्ज करें कि अगर आप किसी स्टेट में बार बार जाते हैं, तो वो रंग तो आप पे चढ़ गया। वो जो रंग चढ़ जाएगा, फिर आप ना भी चाहेंगे, जैसे कई लोग मिलते हैं वो होते क्रख्त, ऐसे ही कई लोग उसीले होते हैं, कई लोग शकी होते हैं, उनकी शक्ल पे ना लगा होता है जैसे जो स्कैनर लगा हुआ है कोई, यहाँ एयरपोर्ट पे जो स्कैनर्स नहीं लगे होते, वो हर चीज़ को स्कैन करते जा रहे हैं, उनकी शक्ल पे वो हर वक्त ना वो हर चीज़ का कोई मीनिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और पीछे रीज़न क्या होगी कि वो बार बार उस हालत में जाके, असल में उनकी वो अपनी वीकनेस होती है, जो वो क्या समझ रहे होते हैं कि नहीं वो मेरी वीकनेस नहीं है, क्योंकि इंसान गलती नहीं मानता और वो उसको जस्टिफाई करते हैं। अब जब भी आप किसी हालत में, नेगेटिव हालत में, इमोशनल हालत में बार बार जाएंगे ना, तो आपके लिए उस हालत में जाना आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि सामने फसल है, किसी एक बंदे ने चल के कुछ फसल के पौधे खराब किए और रास्ता सा बनाया, दूसरी बार चला फिर पगडंडी बन गई। बिल्कुल ऐसे माइंड में भी ऐसी पाथ्स बनते हैं, आपकी आदतें भी ऐसी बनती हैं कि आप किसी स्टेट में गए और बनते 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 आपके लिए इतना आसान हो जाता है उदास होना, कहीं ऐसे रोने के लिए तैयार होते हैं। आपको पता है हमारे कई ऐसे कजन्स फैमिली में बच्चे होते हैं जिनको कहते हैं चलो रो के दिखाओ, वो रो पड़ता है। ठीक है, वजह क्या है कि उसकी वो जो इमोशनल कैफियत है वो रेडी बैठी है, यानी उसने सिर्फ उसको थापड़ा मारना है और उसने वो तारी हो जाना है। तो कितनी अनहेल्दी पैराडाइम्स होते हैं, स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं, ज़हनी ज़ाविये होते हैं। मैं बल्कि इसको टॉनी रॉबिन्स मेरा फेवरेट राइटर है, अवेकन द जायंट विद इन, वो कहता है कि कुछ बिलीव्स अनहेल्दी होते हैं। मसलन मैं एक अनहेल्दी बिलीव की बात करता हूँ, ये जिसमें भी मैंने देखा है ना उसके दोस्त नहीं बनते, और जिसमें भी ये बिलीव नहीं है उस, हम सब का ये बिलीव कहीं ना कहीं बना होता है, इसको तोड़ना चाहिए। बिलीव होता है सारी दुनिया फ्रॉड है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सारे एक जैसे ही हैं। अच्छा, कहीं बीबियाँ कहती सारे मर्द एक जैसे, अच्छा कहीं मर्द कह रहे तो सारी औरतें एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है, क्या वाकई ऐसे है? ऐसा नहीं है। कई इलाकों के बारे में जी फलाने इलाके के लोग तो सारी फ्रॉडी हैं, क्या वाकई हैं? यानी ऐसा बंदा जर्नलाइज करने का आदी होता है, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, इतना जर्नलाइज करेगा, इतना जर्नलाइज, हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। मसलन लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, और हम तो साबित कर चुके हैं पॉडकास्ट में, अच्छे से अच्छा बंदा बुरा हो सकता है, बुरे से बुरा बंदा भी अच्छा, पता नहीं है किसी का। अब होता क्या है कि जब भी कोई बंदा किसी खास स्टेट में जाता है, चौथी बीइंग की मैं बात कर दूं फिर वापस आऊंगा, जो चौथी सेल्फ है वो सोल है, रूह है। तो ये चारों को तो हमने किसी दिन बाकायदा डिस्कस करना है, क्योंकि इन चारों की अपनी इंटीमेसीज है। जो रिलेशनशिप के टॉपिक में आता है वो चारों इंटीमेसी से अच्छा रिलेशन बनता है। और फिर उसमें मुझे पता है डॉक्टर ब्रिलियन में से क्वेश्चन करना है कि सर ये बड़े बड़े अच्छे हमारे रिलेशन बनते हैं तो बाद में ख़राब क्यों हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल है कि शुरू में तो लगता है जी चारों इंटीमेसीज हैं, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है, लेकिन चारों लगती हैं, कुछ अरसे के बाद पता लगता है नहीं जी स्पिरिचुअल तो नहीं है, फिर लगता है इमोशनल तो नहीं है, फिर लगता है इंटेलेक्चुअल नहीं है, बातचीत खत्म हो जाती है। दो लोग साथ रह रहे हैं, बातचीत खत्म हो जाती है, फिर अचानक लगता है एक दिन के जी फिजिकल भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल का भी एक टाइम है, उसके बाद तो जरूरत नहीं रहती इंसान को, तो डेड रिलेशंस हो जाते हैं। लेकिन वापस आऊं तो हमारी ये जो चार जातें हैं, चार सेल्फ हैं, इन चारों को खुराक चाहिए। और बिलखसूस मेंटली हेल्दी रहने के लिए, वेलनेस के लिए आपको बता रहा हूँ, आपकी माइंड को और आपकी इमोशंस को डाइट चाहिए, आपको रिश्ते चाहिए, आपको अपने चाहिए, आपको गम गुसार चाहिए, नसीहत करने वालों के ढेर नहीं चाहिए। गालिब का शेर भी है कि कितने सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, उसके मुकाबले में कोई चारासाज होता, कोई गम गुसार होता। वो चारासाज गम गुसार वो होता है जो कहता है यार मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, वो कहता है मैं सारे मसले नहीं हल कर सकता, लेकिन कम अज़ कम मैं ये तो कर सकता हूँ, मैं ये तो कर दूँ। ये तो कर सकता हूँ ना, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों में वो माई भी थी जिसने कहा जी मैं ये गंदम के दाने ले आई हूँ, तो उसका ख़रीदा तो नहीं जाएंगे, उसने कहा मैं लिस्ट में तो शामिल हो जाऊँ ना कि मैं ख़रीदार हूँ। तो वो जो गम गुसार होता है ना, वो आपके गम को कम करने के लिए मैक्सिमम जो कर सकता है वो कर देता है। या वो कह लीजिए कि कुछ चारासाज होता है, यानी वो ट्राई करता है कि चलो यार मिल के देखते हैं। तो ये कह लीजिए चार तरह की हमारी ज़ात के हिस्से हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक मैं इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ब्रिलियन ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक कर रहा हूँ। मेरे दफ्तर में, मुझे अल्लाह का शुक्र है 4 साल मुझे पढ़ाने का मौका मिला जुडिशल एकेडमी पंजाब में, और उसकी पिक्चर्स भी सामने इस वक्त चल रही होंगी। मुझे सिविल सर्विस एकेडमी पढ़ाने का भी मौका मिला, और फ़ौज के तो बेशुमार इदारे हैं जिसमें मैंने पढ़ाया है, और मेरा मुल्क है, मेरी मिलिट्री है, तो मेरे लिए प्राइड है, मैंने सर्व किया उसमें भी एज ट्रेनर। और भी बड़े इदारे हैं, यानी ये वो जो पिक्चर्स इस वक्त चल रही हैं सारी वो हैं जो पब्लिक हो चुकी हैं, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बेशुमार पिक्चर्स हैं जो मेरे पास फोल्डर की फोल्डर भरे पड़े। मैं तमाम सर्व करने वाले को, वो जुडिशरी में है, सिविल सर्विस में है, फौज में है, मैं उनको काउंसलिंग फ्री दे देता हूँ।
मुझे आज तक किसी ने रब्ता किया है, अगर ये मैं आज पहली बार पब्लिक, मुझे पता है इसके बाद बड़ी ट्रैफिक आएगी, बड़े गिले बनेंगे, सर टाइम नहीं दे रहे आप, मैं ये क्यों बात आपको कह रहा हूँ, दरअसल जो लीड कर रहा होता है ना, सर्व कर रहा होता है, वो एक एसेट होता है नेशन की। मेरे एक उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि एक मैं पर्सनल वाक़या सुनाने लगा हूँ। एक दफ़ा मैं बड़ी टफ सिचुएशन में था और शदीद मैं एक स्ट्रेस फेस कर रहा था, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे टाइम भी दिया और मेरी मुकम्मल दास्तान सुनी, मुझे गाइड किया। उनकी बेटी इस दौरान में आई, उन्होंने आके कहा कि पापा हमने कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा बेटे आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो दोबारा आई, उन्होंने आके कहा कि जी वो पापा हमने जाना था, तो आप कासिम के साथ बैठे हैं, आपने जाना नहीं? कहते बेटा मैंने जाना नहीं, मैं इसके साथ ही बैठा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने किसी शादी पे पहुंचना था, इन्होंने वो सारा प्लान कैंसिल कर दिया। 12 घंटा मुझे उन्होंने दिया, रात को उनकी फिर कॉल आ गई, बेटा कैसे हो आप? मैं कहा सर मैं पहले से बेहतर हूँ। तो यार सोने से पहले ये पढ़ो, मेरी भी दुआ है आपके लिए, अल्लाह खैर करेगा। अगले दिन फिर पूछा, फिर 4 दिन बाद बुलाया। मैंने सारे टाइम में देखा कि उनकी जो केयर का लेवल था ना, मेरे साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अल्लाह का शुक्र है मैं उस कुएं में से निकल आया, बच गया, सेव हो गया, अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी आगे चलना पड़ी। एक दिन मैंने उनसे उनका शुक्रिया अदा करने गया, मिठाई के साथ, फूलों के साथ, केक के साथ, और कुछ मेरे घर में ऑर्गेनिक चीज़ें बनती हैं, मैं स्पेशली बनवा के ले गया कि सर ये आपके लिए। तो मैंने कहा सर एक सवाल है मेरा। उनका जी क्या? मैं कहा उस टाइम पे आपने, मुझे खुद पता है आपने बड़ी कुर्बानी दी, यानी आपको कहीं जाना था, मेरे लिए बैठे रहे, इस तरह बेशुमार मैंने उनके एहसानात गिनवाए, हमें गिनवाने भी चाहिए, एहसानमंदी का मैंने इजहार किया। मैं कहा सर लेकिन क्यों, आखिर क्यों आपने ऐसे किया? उन्होंने कहा बेटा जब भी कोई कश्ती का कैप्टन होता है ना, वो मुसाफिरों से ज़्यादा अहम होता है। तुम कैप्टन हो, तुम्हारी उस शिप में फाउंडेशन भी है, स्कूल भी है, एकेडमी भी है, इतनी टीम है, इतना काम, इतना ट्रैवल करते हो, 100-150 लोग तुम्हारे पास काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे अगर कैप्टन ख़राब हो गया ना, तो पूरी कश्ती जो है ना वो, तो मैं कैप्टन को सेव कर रहा था, दरअसल मैं पूरी शिप को सेव कर रहा था। तो मैं इन सारे सिविल सर्वेंट्स को, और हमारे जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ऑफिसर्स हैं, बहनें हैं जो सर्व कर रही हैं सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, यकीन कीजिए मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। इनके 2 ही मसले होते हैं, यानी ये काउंसलर की तरफ भी क्यों नहीं आते। एक मसला इनका होता है कि इनके मसले को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। अल्लाह का शुक्र है मैं इसको इबादत समझता हूँ, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को मैं इबादत समझता हूँ, एंड आई नेवर शेयर। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और ज़्यादती है कि आप किसी की पर्सनल स्टोरी को, किसी के इशू को आप किसी के सामने फिर डिस्क्लोज़ करो। तो हमेशा मैं तो पर्दा डालता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि आपने समुंदर था उसमें सुई फेंक दी, निकाल नहीं सकते आप। ये सारी कहानियाँ, ये पता नहीं दुनिया के कितने दुख जो मैंने सुने, ये सारी परेशानी सुनी, ये कब्र तक साथ जाएंगी, इनका कोई ताल्लुक बताने के साथ नहीं। दूसरा इनका इशू होता है ईगो, इनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ये सब के सब समझ रहे होते हैं कि जी हमें तो सारा कुछ पहले ही पता है, मैं तो पहले ही SMC कर चुका हूँ, ग्रेड 20 पे आ चुका हूँ, तो मुझे तो किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मसला कैसे हल कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान को भी हेल्प चाहिए होती है। उसको भी किसी कुएं में गिरा होता है तो रस्सा चाहिए होता है, रस्सी चाहिए होती है जो उसको निकाले, उसको भी कोई हाथ चाहिए होता है, उसको भी कोई बाजू चाहिए होता है। बाज़ औक़ात तो हमारे कहीं ऐसे दुख और गम होते हैं जो बाज़ औक़ात सिर्फ शेयर करने से, वेंट आउट होने से आप नॉर्मल हो, कैथारसिस हो जाता है आपका। तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। बल्कि मेरा मेरी टीम का नंबर भी चल रहा होगा, ये वो नंबर है जो पेड सर्विस के लिए है, लेकिन फॉर ऑफिसर्स इट्स 100% कम्प्लीमेंट्री, फ्री और विदाउट एनी चार्जेस, कोई गर्ज नहीं है। यकीन कीजिए, इसको मैं एक नेकी समझ के, सवाब समझ के, और सबसे बढ़ के क्योंकि जो लीड कर रहे होते हैं वो हमारे नेशन की, मुल्क की ज़रूरत है, उनको सेव करना बड़ा ज़रूरी है। और ये बड़ा एक चैलेंज है, हमारे इदारों में ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ। ऐसा होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ और वेलनेस के हवाले से अवेयरनेस भी हो, और सेंटर बने हो जहाँ पर ये लोग जाके वेंट आउट कर सकें, कैथारसिस कर सकें। जिम बनने शुरू हो गए हैं, योगा सेंटर बनने शुरू हो गए हैं, मेडिटेशन के सेंटर बनने शुरू हो गए हैं। वेलनेस, मेंटल वेलनेस के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक मिशन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल आज इस प्रोग्राम की तवज्जुह से एक बात करना, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सारा सिनेरियो इस वक्त जो है। लेकिन जितने भी CSP ऑफिसर्स हैं या जहाँ पे भी ऑफिसर्स काम करें जिस भी फील्ड में, एक एवेल्युएशन प्लान ज़रूर होना चाहिए आपका। वो ईयरली हो, 6 मंथ के बाद आप करें, लाइक साल में 2 दफ़ा हो, लेकिन उनकी एक स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट दे आर पासिंग थ्रू, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, वो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए कि वर्कलोड की वजह से, वर्क बर्डन की वजह से लोगों की इस वक्त क्या मेंटल स्टेट क्या चल रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसके वर्कर्स की मेंटल स्टेट इस वक्त कैसी है। हर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ख्वाह वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, ख्वाह वो किसी किस्म के भी इंस्टीट्यूशंस हों। अच्छा, इसमें एक बहुत ही डिफरेंट एंगल है जो कि मेरे जहन में कासिम साहब आया। सोसाइटी में मैंने ये चीज़ें देखी हैं और मैं यकीनन चाहूँगी कि इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन ज़रूर करें। जब एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक आम मुतवसत घराने से कोई बच्चा
जो है वो स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ आता है, एक बड़े ओहदे की तरफ आता है। और उसमें पेरेंट्स की भी बड़ी एक जो है ना वो उम्मीदें होती हैं, बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, एक बहुत बड़ा ऑनर होता है फॉर ना सिर्फ उस इंटीमेट फैमिली के लिए बल्कि मेरा ख्याल है पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है कि फ़लाँ बच्चा हमारा CSS क्लियर कर गया या वो इतना बड़ा ऑफिसर्स बन गया। जब ऐसा होता है तो पेरेंट्स की एक आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं, वो एक तवक्कुआत बहुत ज़्यादा एक थ्रेशोल्ड, हाँ थ्रेशोल्ड कहाँ का कहाँ ले जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि वो बच्चा है तो इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे, पेरेंट्स उस पर सारी जिम्मेदारियां भी डाल देते हैं, भाई ये सारे बहन भाइयों को भी तुम देखोगे, फलां भी ये करो। जर्नल एक बात करी, नॉट पर्टिकुलर विद दिस केस, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट एक जर्नल उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हो जाती है, फिर उसकी अपनी जो जिंदगी होती है ना कहीं डंप हो जाती है। इवन उसकी जो शादी के रिलेटेड फैसले होते हैं वो भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने हाथ पे ले लेते हैं, उसको अपनी मर्जी की शादी नहीं करने दे रहे होते। फिर उनका ये एक हमारे माशरे में, आई एम सॉरी टू से, बट पेरेंट्स फिर उसको एक इन्वेस्टमेंट समझ रहे होते हैं बच्चे को। फिर वो चाहते हैं कि इसकी जहाँ शादी हो वहाँ पे भी इतने बड़े लेवल पे शादी हो या इतने ऊंचे जगह पे शादी हो कि एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी को भी डील किया जाता है। ये भी एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है बड़े पढ़े लिखे लोगों में, बड़े सक्सेसफुल लोगों में, कि दे हैव फेल्ड मैरिजेस, रीजन बीइंग कि उनकी चॉइस को कभी भी जो है वो तरजीह नहीं दी गई फैमिली की तरफ से, एंड देयर लाइफ वाज जस्ट डेल्ट एज अ इन्वेस्टमेंट। आप सही कह रहे हैं। अच्छा होता कि इसको मैं ना और सादा करके समझा देता हूँ। अमूमी तौर पे जब हमारे एक सिविल सर्वेंट ने ये मुझे मिसाल दी, मैंने उसको संभाली, नाम नहीं लूँगा, मेरा बड्डी है, बड़ा करीबी दोस्त। वो कहते हैं कि जी होता ही है कि जब शादी होती है ना, मिसाल हो या रिलेशनशिप, दो पहियों के साइज बराबर होते हैं। अब होता क्या कि ग्रो करने लग पड़ता है अपने एक्सपोजर की वजह से, पोस्टिंग की वजह से, दुनिया देखने की वजह से, कोई कोर्स बाहर करना पड़ गया। जो दूसरा है उस टाइम का वो फैसला बिल्कुल ठीक होता है। मैं आपको एक बड़ी पक्की बात बता दूं, हमारे जो शादी के डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उस सिचुएशन में जाके देखा जाए तो वो ठीक होते हैं। हाँ, बाद में किसी ने अपग्रेड नहीं किया, ठीक है ना जी, आज को 3310 लेके फिर रहा है तो उसकी गलती है ना, अदरवाइज तो iPhone 15 आ चुका है दुनिया में। अब होता क्या है कि वो इंसान के रिश्ते में ना अपग्रेड होने की बहुत बड़ी सलाहियत पाई जाती है। ये एक अलग टॉपिक है कि हम अपने रिश्तों को रीन्यू कैसे कर सकते हैं, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एक पहिया जो है ना वो ट्रैक्टर का बन जाता है, दूसरा रिक्शे का बन जाता है, वो ग्रो नहीं करता। यानी शुरू में दोनों ही रिक्शे के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों जो पहिए हैं वो दोनों शुरू में एक साइज के होते हैं। उस सिचुएशन में जाके देखा जाए तो बिल्कुल ठीक होता है। एक बंदा उसमें से ग्रो करता है, मेंटली इंटेलेक्चुअली कुछ चीज़ों में ग्रो करके आगे निकल जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है, मिसमैच हो जाता है। उस मिसमैच की वजह से शादी से जो कुछ चाहिए वो नहीं मिलता। शादी इज अल्टीमेट, मैरिज इज मैरी, हैप्पीनेस, खुशी, सेटिस्फैक्शन। तो होता क्या है, शादी से बच्चे निकल आते हैं। मैं जनरल ये बात कह रहा हूँ, निकल आने से मतलब कोई मुर्गी के बच्चे नहीं है, यानी ये एक बाय प्रोडक्ट तो है ना जी। शादी से जनाब सारी दुनिया ने कह दिया वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, ठीक है जी। और पहले बंदा जिसके लिए मरने को तैयार होता है, बाद में उसी को मारने को तैयार हुआ होता है। अच्छा, फिर इंटीमेसीज बिल्ड नहीं हुई, फिर वो रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ अपग्रेड नहीं हुआ, फिर दोनों ने मिलकर ग्रो नहीं किया, ना इंटेलेक्चुअली ग्रो किया ना इमोशनली ग्रो किया। करते 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 आखिरकार वो जो मिसमैच है वो पहले होता है, शुरू में दोनों को अंदर से पता होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो ओपन होता है और कईयों को पता लग जाता है। बाद में फिर अल्टीमेट बच्चे बड़े हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है। घरों में मैंने डिवाइड देखा है कि कुछ बच्चे माँ के पास है, कुछ बाप के पास है, उस मिसमैच की वजह से। अब वो मिसमैच अल्टीमेट सबसे पहले जिस चीज़ पे हमला करता है वो खुशी है, इत्मीनान है, वो ख़त्म कर देता है। बंदा उस खुशी को फिर ढूंढता है कहीं और जाके। एक अलग टॉपिक है जिसको कभी हम मतलब कह लीजिए कि अनहेल्दी रिलेशंस की भी हम किस में कभी डिस्कस करें, बड़ा ब्रॉडर सा, बड़ा एक मैच्योर टॉपिक है, इसको डिस्कस करें। तो कोई शक नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स और ऑफिसर्स की ज़िंदगी में मैंने बड़ा कॉमन देखा है कि उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है। फिर शादी जिस टाइम पे हुई होती है वो कहीं दफ़ा फैमिली में शादी होती है और वो भी एक नाक का मसला बन जाता है कि कज़न्स के साथ हो जाती है, या कोई ऐसी शादी हो जाती है जिसमें कोई पावरफुल फैमिली उस टाइम मिली होती है, जो बड़े सौखे होते हैं, वेल ऑफ होते हैं, तो उनके पास वेल्थ होती है, इस बच्चे के पास पोजीशन ऑफ पावर होती है, वो शादी हो जाती है। बाद में नहीं चलती, बाद में इसको पता लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं थी और ये मेरा फैसला गलत था। बड़े कम लोग होते हैं जो इस फैसले को अंडरस्टैंडिंग से, मैच्योरिटी से, विजन से देखें। ये भी रिश्ते भी एक पार्टनरशिप है। हमारे यहाँ रिश्तों पे जो सारे बने बनाए जुमले इतने खौफनाक बने हुए हैं, मैंने कहा ना जी, इतने जर्नलाइज हमने किया हुआ है कि उससे इतना नुकसान सोसाइटी को हो रहा है। मसलन रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, ये सुना होगा आपने, इतना जर्नलाइज हम करते हैं। तो ये रिश्ते वालियाँ कहाँ से आ गई दरमियान में, जो रिश्ते आसमानों पे बनते हैं,
ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अफेयर चलते हैं बाद में मैच्योर हो जाते हैं, ये जो लव अफेयर्स हैं बाद में शादी में कन्वर्ट होते हैं, ये कौन से आसमानों में बनते हैं जी? ये जो रिश्ते अचानक हो जाते हैं फूफियों के घर में, ये कैसे हो जाते हैं? ये हमने बड़ी चीज़ों को जर्नलाइज किया हुआ है, और जर्नलाइज करने से क्या होता है कि हम उसी ब्रैकेट में देखते हैं चीज़ों को, और ज़िंदगी उस ब्रैकेट में, उस कैनवस में, उस खिड़की में नहीं होती, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी होती है। तो हम एक्सपेक्टेशंस की, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन की बात, थोड़ा सा इस बारे में भी कि जो पेरेंट्स इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, बच्चों पे बड़ा कोई बर्डन एक आ जाता है, और देन दे आर केटरिंग एंड हैंडलिंग एवरी काइंड ऑफ बर्डन, अपने वर्क बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी उनके ऊपर है। ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेवल आप लगता नहीं कम। दूसरा, जो बच्चे CSS करना चाह रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो किसी सूरत में नहीं कर पा रहे, वो तो घर वाले उनका जीना हराम कर देते कि वो CSS नहीं कहते। इसमें पेरेंट्स, आई वुड लाइक यू टू एड्रेस पेरेंट्स। अच्छा, मैं तो 3 को टारगेट करूंगा। पेरेंट्स उसमें एक हैं, 3 लोगों को मैं टारगेट करूंगा। देखें, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, उसके गिर्द 3 तरह की रिलेशनशिप्स हैं, तीनों को समझना चाहिए प्लीज़, और उसको खुद भी समझना चाहिए। ये बातचीत हम ऑफिसर्स के साथ बिलखसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला उसको समझना चाहिए उसकी बीवी को। अंदाज़ा ही नहीं होता, बाज़ बड़े बड़े काबिल ईमानदार ऑफिसर हैं, उनकी घरवाली को अंदाज़ा ही नहीं होता ये कितनी मेहनत कर रहा है, ये कितनी स्ट्रगल कर रहा है। एक असिस्टेंट कमिश्नर को क्या कुछ फेस करना पड़ता है, एक SP को क्या कुछ फेस करना पड़ता है, एक डिप्टी कमिश्नर को क्या कुछ फेस करना पड़ता है, एक DPO को क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो होता क्या है कि वो यानी कि घर बैठा हुआ बंदा वो सारे फायदे उठा रहा होता है, वो उस गाड़ी को, उन पैसों को, चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि जो बाहर जंग के महाज पे खड़ा है उसको क्या कुछ फेस करना पड़ा। तो फर्स्ट तो उसको भी अकोमोडेट करना चाहिए, उसको भी अपनी उम्मीदों को और चीज़ों को मैनेज करना चाहिए कि ये फर्स्ट लाइनर है, बॉर्डर पे खड़ा है और ये ज़िंदगी की जंग को लड़ रहा है, इसी को पता है क्या कुछ है। नंबर 2 मैं समझता हूँ कि फैमिली को, पेरेंट्स को, खुदा के लिए ये जितने खुद को ख़त्म करने वाले खुदकुशी के केसेस हैं सिविल सर्वेंट्स के, उसमें कॉमन, ये हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो 10 साइंस में 5 से ऊपर साइंस थे। उनके रिश्ते अपने घर वालों से भी ख़राब थे, वालदैन के साथ वो मतलब एक इज्जत, रिस्पेक्ट, बेअदबी ना हो जाए, इस जंग को भी लड़ रहे थे। और ये जंग इतनी एक नफसियाती टॉर्चर देती है क्योंकि हमारी मजहबी ट्रेनिंग हुई होती है, और वालदैन बाज़ औक़ात अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये बच्चा इस वक्त ज़हनी तौर पे कहाँ है या रूहानी तौर पे कहाँ है या ये पोस्टिंग में कहाँ पर है, इसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, ये वालदैन को भी खुदारा समझनी चाहिए कि ऐसी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए जो हमारे बच्चे पूरी ना कर सकें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक मेरी वीडियो थी समन असद के साथ, एक हमारी बड़ी अच्छी बहन है, अटायर को देखती है, वो वीडियो थी कि हमें अपने बच्चों को ऐसे काम नहीं कहने चाहिए अगर वो ऑफिसर हैं जो वो पूरे ना कर सकें और सिर्फ इस जिद में उन्हें पूरे करने पड़े कि अब्बा जी ने कहा। तो एक DIG हैं पुलिस के, बड़े मेरे मोहतरम हैं, उनके वालिद साहब का मुझे बाकायदा उनका मैसेज आया अंकल का कि बेटा ये वीडियो यकीन करो मेरे दिल की बात तुमने की है, और मैंने मेरे इतने बच्चे मेरे अफसर हैं, मैंने कभी उनको ये काम नहीं कहा, और उन्होंने इंडोर्स किया कि बेटे बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बड़ा जुल्म हम अपने बच्चों के साथ करते हैं कि हमारा बच्चा अफसर होता है और हम उसे ऐसे ऐसे काम कहते हैं, जो काम जो है उसको ऐसा मेंटल प्रेशर देते हैं, या उसको एक इम्तिहान बन जाता है। मैं कहता हूँ यानी हम उस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि हम अपने रिश्तों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात मैं करना चाहूँगा बॉसेस से। ये बाज़ एनर्जी सकर्स होते हैं, बाज़ लोगों के अंदर वो इतने टॉक्सिक होते हैं, उनको अपने जूनियर को मेंटल टॉर्चर दे के, तजलील करके, उसको ख़राब करके, उसको पर्सनल काम कह के। मेरे पास एक टीम में बच्चा है, वो इस साल मेरे पास आया, पिछले साल किसी एक बड़े ग्रुप में सर्व कर रहा था, उसने रिज़ाइन किया। जब मैंने उसको हायर किया तो मैंने पूछा कि बेटे आप वहाँ से छोड़ के क्यों आ रहे हो, उस ग्रुप से मेरे पास क्यों, इतना बड़ा ग्रुप है, वो बिलियन ऑफ रुपीज़ का वो ग्रुप है और इतना बड़ा वॉल्यूम उसका, और फेमस बंदा चला। उसने कहा सर वो जो ग्रुप है ना सर, उसका जो CEO है वो मुझसे दफ्तर के अलावा पर्सनल काम लेता रहता है, और मैं कहता उनके घर का मुलाजिम बन के रह गया। कहता है हर्ज नहीं, चलो कभी एक बॉस को ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कंपनी के लिए हायर नहीं हुआ, मैं घर के लिए भी हायर हुआ। तो उसने रिज़ाइन कर दिया। तो बॉसेस को बाज़ वक़्त पता नहीं लग रहा होता कि वो किस लेवल का एक स्ट्रेस दे रहे हैं और उनका जो जूनियर है वो क्या कुछ फेस कर रहा है। वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़े काफ़ी सीनियर लोगों को ये बात करते हुए सुना है, ये जो एक साइकिल चल रहा होता है ना ऑफ टॉक्सिसिटी, कि उनके पास एक्सक्यूज़ जो होता है कि क्योंकि हम इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं तो अब आप भी गुजरेंगे। तो मैं हमेशा एक बात मैंने कई दफ़ा अपने सीनियर्स को भी बोल भी दी उनके सामने, और कह भी दिया कि ये जो साइकिल होता है ना ऑफ अब्यूज़, दिस शुड ब्रेक एट सम पॉइंट। हमने इस साइकिल को चलाते नहीं रहना, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ अरसा पहले सबऑर्डिनेट, मेरे अगर अंडर लोग हैं तो मैंने कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा कुछ मेरे साथ हुआ है वही सब कुछ उन लोगों ने बर्दाश्त करना है।
डॉक्टर साहब मैं तो इसमें ऐड करूंगा कि कई ऐसे बॉसेस हैं जो खुद ज़हनी तौर पे ठीक नहीं होते, वो सेहतमंद नहीं होते, दूसरे की जिंदगी। देयर आर 9 टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल। ये हमने एक दफ़ा तो रिकॉर्ड मैंने करवाया हुआ है, ये मेरा प्रोग्राम था, मैं आपके साथ भी किसी ने रिपीट करना चाहूँगा कि वो 9 किस्में टॉक्सिक लोगों को क्यों हैं। और बिलखसूस अगर बॉस डिफ़िकल्ट बॉस है, वो 9 टाइप्स में से कोई टाइप उसमें है, मसलन अगर उसमें खुद पसंदी की इंतहा, मसलन उसमें वो नेगेटिव थिंकर है, मसलन वो इनसिक्योर हो जाता है अपने जूनियर की कामयाबी देख के। बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑप्टिमिस्ट नहीं होते। बाज़ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है वो एनर्जी सकर होते हैं, वो बहस करने लग पड़ते हैं, वो मुकाबला लगा लेते हैं। बिल्कुल सासें नहीं ऐसी होती हैं, वो अपनी चाहे वो आपसे कितना जूनियर हो, हाँ वो मुकाबला लगा लेंगे उसके साथ ना जी। वो इवन के जूनियर ने टाई अच्छी लगाई है तो वो मुकाबला लगा लेंगे। अच्छा, ये एक पूरी की पूरी कह लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसको एड्रेस किया जा सकता है। कंक्लूजन ऑफ प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। मेरी तरफ से तो फीडबैक यही है कि इस तरह का वाक़या जब होता है तो बहुत से लोगों के लिए लर्निंग होती है, इसमें से सीखना चाहिए। मेरी दुआ अल्लाह ताला बिलाल को गरीक रहमत करे, उसके बूढ़े वालिदैन को सब्र दे, उसकी फैमिली को सब्र दे। बड़ी मेहनत करके स्ट्रगल करके कोई बच्चा ऊपर आता है, और इस तरह के टॉपिक्स बुनियादी तौर पे पॉडकास्ट में डिस्कस करने की वजह यही होती है कि हम अवॉइड कर सकें, एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपना सकें। और आप सबके लिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें ज़हनी तौर पे भी सेहतमंद रखे, जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद रखे। बिल्कुल, और बहुत सी दुआएं बिलाल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि जिस तरह से वो चले गए हैं और वो पेरेंट्स जिनके लिए वो एक स्टार थे, अपनी फैमिली का स्टार थे, जिनके साथ इतनी सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।